राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के संदर्भ में अध्ययन करते हैं और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नंबर 1 पे अध्ययन करेंगे तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है ये सिंधु जो नदी घाटी थी सभ्यता थी, या मैं कहूं सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। एक व्यक्ति हुए दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के द्वारा इस कालीबंगा सभ्यता को, कौन से शर्मा के द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी नंबर की राजधानी कहा गया है। यानी उनका मानना था दशरथ शर्मा का कि सबसे जो प्रथम राजधानी थी या सबसे पहले जो सिंधु घाटी में खोज की गई थी वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो यानी पहली राजधानी हड़प्पा थी, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता की थर्ड राजधानी किसको कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। किसके द्वारा? तो वो दशरथ शर्मा के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता, इसका नाम काली चूड़ियों के नाम पर पड़ा था। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, और कालीबंगा यानी काली चूड़ियों के नाम पर इसका नाम पड़ गया कालीबंगा सभ्यता। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यानी घग्गर नदी, और प्राचीन समय में उसी नदी को जो सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, यानी सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में होकर के बहती है आज के टाइम में घग्गर नदी। तो कालीबंगा सभ्यता का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में प्रादुर्भाव हुआ था। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक साथ नोट करते चलेंगे, साथ साथ आप भी नोट करते चलें। प्यारे दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो क्योंकि जो इससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो मैं आपको लिए जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के स्टूडेंट हैं, राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सीक्वेंस में सीरियल वाइज उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल रहा हूं। तो वो बच्चे खास करके देखें, क्योंकि आपको 10,000 रुपये खर्च करके भी आप कोचिंग में यही पढ़ने वाले हो। ये आपको मैं फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं खुद अभिज्ञान कोचिंग में, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जगू का मैं कई में पढ़ाने जाता हूँ, तो वहां पे मैं 10,000 रुपये और आपके यहाँ पे फ्री में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो फटाक से उसको शेयर भी कर दिया करो। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा जो सभ्यता है इसका सबसे पहले तो इसकी खोज, तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी 1951-52 ईस्वी में खोज की गई थी। और खोज की किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। कौन सा? अमलानंद घोष के द्वारा। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। अच्छा, यहां पे उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? उत्खनन, तो प्यारे दोस्तों यहां पर जो उत्खनन प्रारंभ हुआ था वो 1961 से लेकर के और 69 ईस्वी तक के मध्य यहां पे उत्खनन प्रारंभ हुआ। उत्खनन किया किसके द्वारा गया था? तो उत्खनन करने वाले थे एक तो ब्रजवासी लाल, और दूसरे थे बाल कृष्ण थापर। किस किस के द्वारा? तो ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर के द्वारा किया गया था। इस ब्रजवासी लाल को अपने बीबी लाल भी बोल देते हैं, तो बीबी लाल, और इनको कह देते हैं बीके थापर। तो इनका नाम, ये शॉर्ट नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ही आपको याद रखना है। किसके द्वारा? तो ब्रजवासी लाल, या मैं कहूं बीबी लाल और बालकृष्ण थापर को बीके थापर के द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन किया गया। कब? 1961 से 69 ईस्वी के द्वारा बीच में किया गया था। अच्छा, जो C कार्बन 14 है,
किसके द्वारा? तो इसका प्राचीन कितनी प्राचीन मानी जाती है? तो प्यारे दोस्तों, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये जो सभ्यता है प्राचीन, तो इसको माना जाता है यानी 2350 ईसा पूर्व की, कितने? 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व की मानी जाती है। कब की है ये सभ्यता? यानी यहाँ पे ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, ये 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच की ये सभ्यता मानी जाती है। किसके द्वारा? सी कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है सी कार्बन डेटिंग। तो ये सी कार्बन डेटिंग के द्वारा ये सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है कि 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी के मध्य की मानी जाती है। अच्छा, ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, और इस कालीबंगा सभ्यता को इसे सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सी सभ्यता का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग माना जाता है, यानी उसका पार्ट है, भाग माना जाता है। तो किसका भाग माना जाता है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भाग माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। इसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो खोज हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये 1922 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ये दोनों वर्तमान में कहां पर हैं? तो यहां आपको याद रखना है, ये दोनों वर्तमान में कहां पर हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये वर्तमान में कहां पर हैं? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है? तो वर्तमान में ये दोनों ही सभ्यता, या मैं कहूं दोनों स्थल कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है कि इसको पहली राजधानी कहा गया है, इसको दूसरे नंबर की राजधानी कहा गया है, और कालीबंगा को, किसको? कालीबंगा को सिंधु घाटी की कौन सी राजधानी कहा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से नंबर राजधानी? तीसरे नंबर की राजधानी कहा गया है। और किसके द्वारा? तो ये राजधानी कहा गया है दशरथ शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो दशरथ शर्मा के द्वारा। तो ये दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है कि दशरथ शर्मा के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी, मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी और कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है दशरथ शर्मा के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता में, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और प्राक सिंधु हड़प्पा सभ्यता, इनके अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, इनके प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको कालीबंगा सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। किसको? कालीबंगा सभ्यता को। अच्छा, ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये कहां पर विकसित हुई? तो कालीबंगा सभ्यता आपको याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता कहां पर? तो ये हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। कौन से जिले में प्यारे दोस्तों? तो हनुमानगढ़ जिले में। और कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? तो ये घग्गर नदी, या इसी का नाम क्या कह सकते हैं? तो प्राचीन सरस्वती नदी। कौन सी नदी? तो प्राचीन सरस्वती नदी। तो प्राचीन सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में इसका, यानी इसके किनारे पर ये नदी यानी कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी का उल्लेख, तो यानी इसका उल्लेख अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में टोटल 99 नदियों का उल्लेख है।
नदियों, कितनी नदियों का, तो 99 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, नदियों का उल्लेख है और उल्लेख है। इनमें से सबसे श्रेष्ठ अगर किसको माना जाता है नदीत्मा, तो वो सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। तो इनमें मैं कह सकता हूं यहां पर नदीत्मा, नदीत्मा या अपन कह सकते हैं श्रेष्ठ, सभी नदियों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है, तो वो सरस्वती को कहा गया है, सरस्वती नदी को कहा गया है। यानी ऋग्वेद के अंतर्गत राजस्थान की 3 नदियों का उल्लेख है। तो राजस्थान की कितनी नदियों का, तो राजस्थान की 3 नदियों का उल्लेख है, 3 नदियों का उल्लेख है। और 3 नदियों का उल्लेख है, उनमें 3 नदियां हैं कौन कौन सी, तो एक तो ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, यानी ऋग्वेद में इनका 3 नदियों का उल्लेख है, एक सरस्वती, एक दृशद्वती और दूसरी है एक अपाय करके है, अपाय। इन 3 नदियों का उल्लेख किस में पाया जाता है, ऋग्वेद के अंतर्गत भी इन 3 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद के 7वें मंडल का जो अध्ययन किया गया था या जो उसको जो लिखा गया था, वो कहां पर लिखा गया, इस सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था। तो आपको याद एक लाइन इंपॉर्टेंट ये भी याद रखनी है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल को, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल को, 7वें मंडल को सरस्वती नदी की उपत्यका में लिखा गया। कौन सी, सरस्वती नदी की उपत्यका, उपत्यका का मतलब होता है किनारा, तो किनारे लिखा गया। तो ये आपको याद रखना है, लिखा गया। कहां पर लिखा गया था, तो सरस्वती नदी की उपत्यका में कौन सा, ऋग्वेद के 7वें मंडल को लिखा गया। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता का जो प्रमुख इसकी जो विशेषताएं, तो मैं यहां लिख देता हूं विशेषताएं। तो कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, तो कालीबंगा सभ्यता की जो विशेषताएं, पहली जो इसकी विशेषता है वो है नगर नियोजन। क्या है, नगर नियोजन। यानी नगर नियोजन सबसे जो इंपॉर्टेंट व्यवस्था है नगर नियोजन। और नगर इसके 2 भागों में विभाजित थे। एक तो अपन बोलते हैं पश्चिम भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। कितने भागों में डिवाइड थे, 2 भागों में नगर बटे हुए थे, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। पश्चिम भाग इसको अपन, ये दुर्गीकृत था, ये कैसा था, दुर्गीकृत था। और ये जो पूर्वी भाग था ये अदुर्गीकृत था, अदुर्गीकृत। तो ये दोनों पार्ट, यानी कहने का मतलब जो पश्चिम भाग था यहाँ पे शासक वर्ग रहता था और जो पूर्वी भाग था यहाँ पर मजदूर वर्ग या सामान्य लोग निवास करते थे। कौन से वर्ग में, तो ये नगर नियोजन, यहाँ पे दुर्गीकृत, जो पश्चिम भाग शासक वर्ग रहता और पूर्वी भाग ये दुर्गीकृत था। और ये क्या है कि यहाँ पे ये परकोटे के अंदर था। किसके अंदर था, परकोटे के अंदर, परकोटे के अंदर था। यानी चारों दीवार, यानी 4 दीवारी के अंदर बसा हुआ था। कौन सा शहर, तो वो था कालीबंगा शहर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ की जो सड़कें थी यानी वो ईंटों से निर्मित थी। और वर्तमान में हम कह सकते हैं जिस प्रकार से जयपुर शहर का जो निर्माण हुआ है, आधुनिक जो जयपुर का निर्माण हुआ है, वो उस समय कालीबंगा सभ्यता का निर्माण हुआ था। यानी समकोण पर काटती हुई सड़कें थी सभी, कोई न कोई सड़कें, जो भी सड़कों से आप गुजरोगे तो वो सीधी कहीं न कहीं मेन सड़क पे जाकर के उसका द्वार खुलता था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सड़कें, तो सड़कें आपको याद रखना है, सड़कें कैसी थी, सड़कें समकोण पर काटती थी।
यानी यहां पे एक प्रकार से कैसे हम कह सकते हैं ग्रीन सिस्टम था। कैसे? ग्रीन सिस्टम, ग्रीन सिस्टम, या हम कह सकते हैं जैसे शतरंज, शतरंज, शतरंज के जैसी थी। तो शतरंज के जैसी यहाँ पे सड़कों का जाल था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पे नालियों की व्यवस्था थी, यानी ईंटों से निर्मित, यानी नालियाँ थी, नालियाँ, और वो भी कैसी? ढकी हुई, ढकी हुई थी, यानी वो कवर्ड थी। तो यानी जो प्रॉपर मात्रा में सड़कें थी और सड़ियों पे नालियाँ थी, और जो सड़कें थी यहाँ पे, तो ये सड़कें कितने थी? तो इनकी जो चौड़ाई थी, तो इनकी चौड़ाई 5 से लेकर के 7.20 मीटर तक थी। अगर गली की जो सड़कें होती थी, किसकी? गली की सड़कें, तो गली की जो सड़कें थी, तो गली की सड़कों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। तो ये गली की सड़कों की चौड़ाई थी, सड़कों की प्रॉपर मात्रा में व्यवस्था थी। इसके अलावा ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता में यहाँ पे कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से भवन निर्माण होता था। कैसी? तो यहाँ पे यानी ईंटों का पैसे प्रयोग होता था। तो ईंटों में आपको याद रखना है कच्ची भी थी, कच्ची प्लस पक्की, दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित थे। इसीलिए इसको दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो दीनहीन बस्ती। तो किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कच्ची ईंटों से निर्मित मकान भी, मकानों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पे दीनहीन बस्ती के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसके संदर्भ में हमको याद रखना है कि यहाँ जो कालीबंगा सभ्यता थी, तो कालीबंगा सभ्यता में यहाँ पे युगमित सवादान मिले हैं। क्या मिले हैं? तो यहाँ से युगमित सवादान, सवादान मिले हैं। युगमित सवादान का मतलब है कि यहाँ पे एक साथ 2 शवों को दफनाया जाता था। कैसा? तो यहाँ से एक साथ 2 शवों को दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में शव को क्या करते थे? दफनाते थे। आपको याद रखना है यहाँ पे है, यहाँ शवों को क्या करते थे? तो दफनाते थे, दफनाते थे। इसके अलावा ये जो कालीबंगा के सभ्यता के लोग थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनका विश्वास था कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। इसके अलावा शवों को यहाँ पे दफनाते थे और यहाँ पे युग्म सवादान भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। किसके? अग्निकुंड। यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, और अग्निकुंड में यहाँ पर यानी हड्डियां मिली हैं। किसमें? अग्निकुंड में। अग्निकुंड में, कुंड में किसकी? तो जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, हड्डी मिली है। इससे क्या प्रमाण होता है कि यहाँ पे अग्निकुंड के, यानी कहने का मतलब पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। क्या? तो पशु बलि होती थी यहाँ पे, पशु बलि के प्रमाण है, पशुओं की बलि दी जाती थी, प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है, पशु बलि के प्रमाण मिले। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ से एक खोपड़ी मिली है, ये खोपड़ी, सिर खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छिद्र हैं। कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का प्रावधान होगा, यानी उस समय शल्य चिकित्सा होती होगी। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या मिली है? एक खोपड़ी मिली है, खोपड़ी, और जिसमें कितने छिद्र हैं? तो 6 छिद्र हैं, इसमें 6 छिद्र हैं, और जिससे किसका प्रमाण होता है?
तो शल्य चिकित्सा, ये प्रमाणित तो होता है कि वहां पे शल्य चिकित्सा का प्रावधान होगा। तो इसके अलावा यहाँ पे ये सब अग्निकुंड मिले हैं और 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं, तो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। युग्मित सभादान मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक खिलौना गाड़ी मिली है तांबे की। किसकी? तांबे की खिलौना गाड़ी मिली है। तो तांबे की खिलौना गाड़ी मिली है। इसके अलावा यहाँ पे बेलनाकार मोहरे मिली है। कैसी मोहरे? तो बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलनाकार मोहरे। इसके अलावा यहाँ पे भूकंप के प्रमाण मिले हैं। किसके? तो भूकंप के प्रमाण यहां से मिले हैं। भूकंप के प्रमाण यहां से मिले हैं। बेलनाकार मोहर मिली है। तांबे की खिलौना गाड़ी मिली है। 7 अग्नि वेदिका मिली है। युग्मित सभादान यहां से मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र जुताई के साक्ष्य वो कहां से मिले हैं? वो कालीबंगा सभ्यता से मिले। तो किसके? जुताई के साक्ष्य, यानी खेतों की जुताई होती थी, तो जुताई के साक्ष्य। तो जुताई के साक्ष्य केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले। इनकी जो प्रमुख फसलें थी, तो इनकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो यहां की कालीबंगा की सभ्यता की प्रमुख फसल, तो प्यारे दोस्तों प्रमुख फसलें इनकी कौन कौन सी थी? तो एक तो इनकी प्रमुख फसलें थी जौ और गेहूं। कौन कौन सी? एक तो जौ और दूसरी गेहूं। ये जौ और गेहूं इनकी प्रमुख फसलें थी। किसकी? कालीबंगा सभ्यता के लोगों की। जुताई के साक्ष्य मिले और एक साथ 2 फसलें बोने का प्रमाण मिला है। एक साथ समकोण पर, कैसे? समकोण पर 2 फसलें बोने के प्रमाण मिले हैं। तो यानी समकोण पर एक साथ 2 फसलें, जिसको अपन गोचनी कह सकते हैं, तो एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण मिले। इसके अलावा यहां से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कौन सा चिन्ह मिला है? तो स्वास्तिक। तो स्वास्तिक चिन्ह यहां से मिला है। तो स्वास्तिक चिन्ह यहां से मिला है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगह, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, उनमें सभी जगह मातृ देवी की मूर्ति मिली है। लेकिन केवल और केवल एकमात्र कालीबंगा सभ्यता है जहां से किसी प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। तो आपको याद रखना है किसकी देवी? तो मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। क्रॉस का निशान लगाया, मतलब यहां से नहीं प्राप्त हुई है। तो मातृ देवी की मूर्ति के प्रमाण यहां से नहीं मिले हैं। बाकी सभी स्थलों से मातृ देवी की मूर्ति के प्रमाण मिले। इसके अलावा यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मैं कहूँ कालीबंगा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जो भवन मिले हैं, जो निर्माण जो कार्य मिले हैं, उनमें सभी जगह, यानी जो गेट जो होता था, मेन गेट जो होता था, यानी एंट्री जो होती थी, वो मेन सड़क पर न खुल करके उनकी गली में एंट्री होती थी। यानी उनके मेन गेट का दरवाजा पीछे की साइड होता था। तो ये कालीबंगा सभ्यता में भी दरवाजा किधर होता? पीछे की साइड होता। सिर्फ और सिर्फ एक सभ्यता थी, लोथल सभ्यता, जो गुजरात में, जहां पर घरों के दरवाजे मेन सड़क पे खुलते थे, बाकी सभी के कहां खुलते थे? बैक साइड में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। घरों के दरवाजे कहां पे खुलते थे? तो मेन सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। यानी पीछे से इनका एंट्री होता था, केवल और केवल लोथल से। कहां से? तो लोथल। और लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। जी लिख देता हूं शॉर्ट में।
लोथल गुजरात से। यहां पे घरों के दरवाजे कहां खुलते थे, यहां ले देता हूं, दरवाजे मेन सड़क पर खुलते थे, मेन सड़क पर खुलते थे। तो यहां पे घरों के दरवाजे कहां खुलते थे, तो घरों के दरवाजे मेन सड़क पे खुलते थे सिर्फ लोथल में। बाकी कालीबंगा सभ्यता में भी घरों के दरवाजे कहां खुलते थे, तो बैक साइड में खुलते थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से मृण मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या बोले हैं, तो यहाँ पे मृण मूर्ति या मैं कहूँ मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, जिनको क्या कहते हैं, तो इनको गोरे या कोठ कहा जाता है, कोठ कहते हैं। तो बहुत से यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले काली मिट्टी से, तो काली यहाँ पे हैं, तो ये काली मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से ढेर सारे मिले हैं। तो ये हमको याद रखना था कौन सी सभ्यता के बारे में, तो ये थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमको रिवीजन एक बार मैं करवा देता हूँ कि इसकी खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो देखिए ये एक बार मैं पुनः इसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी, 1951-52 में खोज की, किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन किसके द्वारा कब किया गया, तो 1961 से 69 के बीच में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा। इसको शॉर्ट में बीबी लाल और बी के थापर भी बोल देते हैं। ये जो सभ्यता कितनी प्राचीन है, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है सी कार्बन डेटिंग के अनुसार। इसके अलावा ये कौन से जिले में, तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है, और घग्गर नदी को प्राचीन नाम सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, और ऋग्वेद में टोटल 99 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का, टोटल 99 नदियों का उल्लेख है। उनमें से सबसे श्रेष्ठ नदी तमा, एक वर्ड उपयोग लिया गया नदी तमा, वो कौन सी नदी के लिए, तो वो सरस्वती नदी के लिए कहा गया। और सरस्वती नदी के अपोहद क्षेत्र में अब वर्तमान में कौन बहती है, तो घग्गर नदी बहती है। राजस्थान की 3 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो वो कौन कौन सी है, एक तो सरस्वती नदी, दूसरी दृश्यवती नदी, सरस्वती नदी का उल्लेख है, दृश्यवती नदी का उल्लेख है, और एक अपाय नदी का उल्लेख है। इसके अलावा ऋग्वेद के 7वें मंडल में सरस्वती नदी की उपत्यका में लिखा गया था। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल कहाँ पर लिखा गया, तो सरस्वती नदी या मैं कहूँ घग्गर नदी के किनारे लिखा गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। वर्तमान में दोनों सभ्यताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। तो ये किसके द्वारा, दशरथ शर्मा के द्वारा। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा को पहली राजधानी, मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी और कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है। फिर कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं कौन सी है, तो सबसे जो बेटर है वो है नगर नियोजन। और नगर 2 भागों में विभाजित है, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। पश्चिम भाग था वो दुर्गीकृत है और पूर्वी भाग अदुर्गीकृत है। इसके अलावा ये चारों वजह से परकोटे के अंदर बसा हुआ है, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो सब समकोण पर काटती हैं। ग्रीन सिस्टम शतरंज के समान है। यानी बात की जाए कि ये सड़कें जो हैं, तो वर्तमान में कौन सा आधुनिक नगर है, तो ये जयपुर की तरह है। किसकी तरह, ये जयपुर की तरह सड़कें बनी हुई थी उस समय, जयपुर की तरह है। यानी वर्तमान में ऐसे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जयपुर की तरह ये सड़कें थी। यहाँ पे नालियाँ थी और नालियों में ढकी हुई नालियाँ थी। इसके अलावा सड़कों की चौड़ाई थी ये 5 से लेकर के 7.20 मीटर थी, और गलियों की जो सड़कें थी वो 1.8 मीटर थी। इसके अलावा ईंटें, यहाँ पे जो मकान है वो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से बने हुए हैं, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे युग्मित शवादान मिले हैं, यानी दोनों को साथ दफनाने के प्रमाण है। यहाँ शवों को दफनाते थे। इसके अलावा पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे, और अग्निकुंड के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अग्निकुंड में जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे पशु बलि का प्रमाण है। किसका प्रमाण है वो, तो पशु बलि का प्रमाण है। इसके अलावा एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं,
और वह शल्य चिकित्सा का प्रमाण बताया जाता है। 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा तांबे की खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है, तांबे की एक खिलौना गाड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे बेलनाकार मोहरे मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं और जुताई के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की जो प्रमुख फसलें थी वो जौ और गेहूं थी। एक साथ समकोण पर 2 फसलें बोने के प्रमाण भी अगर कहीं से मिले हैं तो वह कालीबंगा सभ्यता से मिले। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है और मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों से मिली है। यहाँ पे घरों के दरवाजे मेन सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। सिर्फ लोथल सभ्यता है जिसके दरवाजे मेन सड़क पे खुलते थे। इसके अलावा मृद भांड मिले हैं, गोरे काठ या इनको सौथी मृद भांड भी कहा जाता है। कपास की यहाँ पे पैदा होती जिसको सिडन कहते थे। कपास को किसके नाम से? सिडन के नाम से जाना जाता। मंदिर के अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं। इनका पालतू जानवर कुत्ता था और मिट्टी, तांबे और कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। किस किस की? मिट्टी की, तांबे की और कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं। इसके अलावा अवतल चक्की यहाँ से मिली है, सालन और सिलबट्टा मिले हैं, सैल खड़ी मिट्टी के मोहरे मिली हैं और चूल्हे यहाँ पे वर्तमान में जो तंदूर के चूल्हे होते हैं उनकी तरह के ये चूल्हे यहाँ पे मिले हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फटाक से जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए। एक चैनल को जो पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते